हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे प्रधान शिक्षक का महत्वपूर्ण डीएलएड टेस्ट। जो आपको 75 प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हम लोग अभी देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डीएलएड टेस्ट होगा और 75 प्रश्न है और ये सेल्फ इवेल्यूएशन टेस्ट है। आप खुद अपने इसमें आप इवेल्युएट कर सकते हैं हाँ कि मैंने कितना सही किया है। पीछे काफ़ी टेस्ट हो गया था, 30 टेस्ट हो गया था पीछे। आज होगा टेस्ट नंबर 31 नंबर। इधर 2-3 दिन से क्लास थोड़ा डिस्टर्ब था इलेक्शन को लेकर के। अब ख़त्म हो चुका है इलेक्शन, अब आपकी टेस्ट जो है वो रेगुलर चलेगी, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। और पीछे वाले क्लास भी हम रिवीजन करवाते रहे थे और आप लोग भी उसको रिवीजन थोड़ा सा करते रहना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों इस नंबर पे। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे 7857824310, है ना। तो यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। चलिए आज का पहला सवाल देख लीजिएगा। फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलना है ना। ज़्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है। तो फटाफट आप अपना अपना आंसर करते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि शिक्षा की अर्थशास्त्रीय संकल्पना का संबंध किससे है। शिक्षा की अर्थशास्त्रीय संकल्पना का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से या फिर नीति विज्ञान से? क्या होगा पहला का आंसर बताइएगा। शिक्षा की अर्थशास्त्रीय संकल्पना का संबंध किससे है? क्या होगा दोस्तों? तो पहला का आंसर हो जाएगा, फटाफट आ जाइए सभी लोगों को। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? पहला का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 ऑप्शन वाला मैंने बहुत सारा टेस्ट कराया है, कुछ टेस्ट 4 ऑप्शन वाला है, ये भी आप थोड़ा सा कर लीजिए, है ना। 5 ऑप्शन वाला कुछ टेस्ट मैं और भी आप लोग को करवाऊंगा, ठीक है। और चलिए तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है कि शिक्षा अर्थशास्त्र समाज के विकास के संबंध में किस दृष्टि से विचार करता है। शिक्षा जो है अर्थशास्त्र समाज के विकास के संबंध में किस दृष्टि से विचार करता है? आर्थिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से, वर्णनात्मक दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से? क्या होगा दूसरा का आंसर? दूसरा का आंसर क्या होगा? देखिए अर्थशास्त्र की यहां पर बात कर रहा है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए आर्थिक दृष्टि से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 3 नंबर। फटाफट जवाब दीजिएगा कि शिक्षा के आर्थिक दृष्टिकोण पर लेख सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था, है ना। आर्थिक दृष्टि, शिक्षा के आर्थिक दृष्टि पर लेख को पूछ रहा है कि सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था। 1924, 1894, 1934 या 1914? 3 का क्या होगा? 3 का आंसर हो जाएगा आपका 1934, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। शिक्षा के आर्थिक दृष्टिकोण पर लेख सर्वप्रथम किस देश में प्रकाशित किया गया था? जी हाँ, कब प्रकाशित हुआ था अगर पूछे तो 1934 होगा। किस देश में प्रकाशित किया गया था ये पूछ रहा है। 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? चीन है, भारत है, अमेरिका है, आयरलैंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में निवेश और वित्त पोषण का मूल विचार किसने प्रस्तुत किया था। देखिए अब समय है कि जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सके, है ना, फटाफट आप रिवीजन करते चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश और वित्त पोषण का मूल विचार जो प्रस्तुत किया गया था, वो जो प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डेविड रिकार्डो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर। सर्वप्रथम किस देश में शिक्षा अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी गई? बताइए किस देश में शिक्षा अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दिया गया था? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर। 7 नंबर है कि शिक्षा के संदर्भ में मानव पूंजी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मानव पूंजी सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? डेविड रिकार्डो है, सुल्ज है, पियर्स है या फिर सिजविक है? 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, यानी कि सुल्ज महोदय के द्वारा किया गया था मानव पूंजी सिद्धांत प्रतिपादित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 8 नंबर की शिक्षा का संकेतन सिद्धांत उच्च शिक्षा के संबंध में महत्व नहीं देता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा का संकेतन सिद्धांत उच्च शिक्षा के संबंध में महत्व नहीं देता है। ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण अनुसंधान कार्यक्रमों को महत्व नहीं देता है, या प्राप्त शैक्षिक डिग्री को महत्व नहीं देता है, या शिक्षण कार्य में बिताए गए वर्षों को महत्व नहीं देता है, या शैक्षिक डिग्री के प्रभाव को महत्व नहीं देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, शिक्षण कार्य में बिताए गए वर्ष को महत्व नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर। 9 नंबर सवाल कह रहा है, देखिएगा कि शिक्षा अर्थशास्त्र के संबंध में किसने सर्वप्रथम मानव पूंजी सिद्धांत की चर्चा की थी? बताइए। सबसे पहले कह रहा है दोस्तों कि मानव पूंजी सिद्धांत की चर्चा किसने की थी, ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 9 है, तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर हो जाएगा आपका बेकर महोदय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बेकर महोदय हो जाएगा आपका 9 का। ठीक है, हाँ 9 सही है। 10 देखें, थोड़ा सा देख रहे थे आंसर, मैंने गलत तो नहीं बता दिया? नहीं, सही है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत तो है वो शिक्षा को पूंजी निवेश के रूप में स्वीकार करता है? बताइए दोस्तों, वो सिद्धांत कौन सा है जो शिक्षा को पूंजी निवेश के रूप में स्वीकार करता है? ऑप्शन है संकेतन सिद्धांत, मानव पूंजी सिद्धांत, क और ख, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताए थे कि इसका आंसर हो जाएगा मानव पूंजी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो 10 का तो मैंने अभी बता दिया कि मानव पूंजी सिद्धांत होगा आपका। इसके पहला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का था कि कौन सा वो सिद्धांत है जो शिक्षा को पूंजी निवेश के रूप में स्वीकार करता है, तो मानव पूंजी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर कि आधुनिक काल में मानव पूंजी सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में किसने स्थापित किया था? दोस्तों हाँ ना, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है आधुनिक काल में, है ना, कभी पूछ देगा प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आधुनिक काल में कह रहा है कि मानव पूंजी सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में किसने स्थापित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकर महोदय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर कि मानव पूंजी सिद्धांत शिक्षा प्राप्ति के संबंध में मान्यता देता है। तो मानव पूंजी जो सिद्धांत है वो शिक्षा प्राप्ति के संबंध में क्या मान्यता देता है? निवेश को, या गुणवत्ता को, या फिर दोनों को, या फिर कोई नहीं? तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, निवेश को भी मान्यता देता है और आपको गुणवत्ता को भी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर। कह रहा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण को राष्ट्रीय निवेश के रूप में स्वीकार किया गया, है ना। औद्योगिक प्रशिक्षण को राष्ट्रीय निवेश के रूप में स्वीकार किया किसने किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो औद्योगिक प्रशिक्षण को राष्ट्रीय निवेश के रूप में जो स्वीकार किया है वो मार्शल ने किया है, ऑप्शन नंबर आपका घ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर की मानव पूंजी सिद्धांत के अनुसार उच्च शिक्षा और आर्थिक समृद्धि मध्य किस प्रकार का संबंध है? तो मानव पूंजी सिद्धांत के अनुसार कह रहा है दोस्तों, उच्च शिक्षा और आर्थिक समृद्धि के बीच में किस प्रकार का संबंध है? तो इन दोनों के बीच में चक्रीय संबंध है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर कि मानव पूंजी सिद्धांत शिक्षा को निवेश के रूप में स्वीकार करती किसके द्वारा श्रम बाजार में उत्पादकता को बढ़ाती है? तो किसके द्वारा श्रम बाजार में उत्पादकता को बढ़ाती है? अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, या नीति, या फिर इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर कि निम्न में से किस सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं कि उच्च शिक्षा सीधा संबंध मानव पूंजी दक्षता से होता है ना। तो उच्च शिक्षा जो है का सीधा संबंध किससे है? तो मानव पूंजी दक्षता से है। ये किस सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं? 16 का आंसर हो जाएगा मानव पूंजी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर कि शिक्षा एवं राजनीति में किस प्रकार का संबंध अंतर्निहित पाया जाता है? दोस्तों बताइएगा, शिक्षा और राजनीति में किस प्रकार का अंतर्निहित संबंध पाया जाता है? हाँ ना, दोनों में किस प्रकार का संबंध है? तो दोनों में ये हो जाएगा घनिष्ठता का संबंध है, पूरकता का संबंध है, सहयोग का संबंध है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर की। 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि निर्धारित की थी? बताइए। 1813 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि निर्धारित की थी? तो ये निर्धारित किया गया था आपको 1 लाख रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। कह रहा है कि वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? काफी बढ़िया प्रश्न है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो शिक्षा जो रखा गया है दोस्तों, सबको पता होगा कि ये समवर्ती सूची में है कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। समवर्ती सूची में अभी कितने विषय हैं, जल्दी से बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर की। वर्ष 1919 में केंद्र ने शिक्षा का भार किसे सौंपा था? बताइए। 1919 में केंद्र ने शिक्षा का भार किसको सौंपा था? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रांतों को सौंपा था। ठीक है, किसको? प्रांत को सौंपा था। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के प्रमुख क्षेत्र या स्थान के रूप में किसे माना जाता है? बताइए। है ना, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के प्रमुख क्षेत्र या स्थान के रूप में किसे माना जाता है? विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या फिर इनमें से सभी? तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इसमें विद्यालय भी आएगा, महाविद्यालय भी आएगा, विश्वविद्यालय भी आएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन शिक्षा पर राजनीति के संबंध में वैधानिक नियंत्रण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? दोस्तों, शिक्षा पर राजनीति के संबंध में वैधानिक नियंत्रण का उदाहरण जो कौन प्रस्तुत करता है? तो नीति बनाना या फिर नियम बनाना, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी 22 का भी। फटाफट अपना अपना जवाब देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। अगला है निम्न में से कौन शिक्षा पर राजनीति के संदर्भ में प्रशासनिक नियंत्रण का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं? नहीं पूछ रहा है, बताइएगा। राजनीति के संदर्भ में प्रशासनिक नियंत्रण का उदाहरण कौन प्रस्तुत नहीं करता है शिक्षा पर? तो बजट आवंटन, प्रशासकीय विभाग, प्राधिकरण या आयोग। 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बजट आवंटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अभी तो है ना पूरा तपस्या में लगे हुए हैं ना स्वामी विवेकानंद, आपको पता ही होगा। चलिए तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है महात्मा ज्योतिबा फुले, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, विश्वनाथ दत्त। 24 का हो जाएगा दोस्तों रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे ये कब किए थे? 85 में, 86 में, 97 में, 92 में। तो ये किए थे आपको 1897 ईस्वी में, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। किसने किए थे? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला है कि 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो काफी आसान प्रश्न है। 1893 में हुआ था दोस्तों शिकागो में, अमेरिका के शहर शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत के तरफ से थे कौन? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर कि यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। उपयुक्त कथन किस भारतीय दार्शनिक का है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये कथन किसका है? गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, अरविंदो का, स्वामी विवेकानंद का। तो ये कथन हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद जी का। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। 28 नंबर है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो शिक्षा के उद्देश्य जो हो जाएंगे धर्म का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना, इनमें से सारे हैं आपको शिक्षा के उद्देश्य विवेकानंद जी के अनुसार। और अगला प्रश्न है आज का कि किसने कहा कि
विश्व के प्रति हमारा बड़ा कर्तव्य है, हम उसके ऋणी हैं, वह हमारा ऋण नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें विधाता के प्रति कुछ करने का अवसर मिल सके। ये इसका आंसर क्या होगा बताइए, ये किसने कहा है? बहुत बढ़िया कथन है, कथन पूछेगा आपको 2-3 जरूर एग्जाम में, तो ये कथन है आपको हमारे स्वामी विवेकानंद जी का ही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर दोस्तों, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन में किन दार्शनिक विचारधारा प्रभाव दिखाई देता है? हाँ, तो शिक्षा दर्शन में किन दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है? प्रकृतिवाद का दिखाई देता है, प्रयोजनवाद या आदर्शवाद? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सारी विचारधारा दिखाई देता है दोस्तों, उनके दार्शनिक विचारधारा। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रामकृष्ण परमहंस। तो शांति निकेतन की स्थापना किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 32 नंबर की पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। यह कथन किस दार्शनिक का है ना? किस दार्शनिक, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है ना? ये जो कथन दोस्तों है कि पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है श्री अरविंदो, सावित्रीबाई फूले, जे कृष्णमूर्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर। 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कथन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर महोदय का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का कि तर्क संगत विकास सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? तर्क संगत विकल्प सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? आर्थिक सिद्धांत, राजनैतिक सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत। 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आर्थिक सिद्धांत, तर्क संगत विकल्प सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है दोस्तों कि सीमाबद्ध तर्क संगतता के सिद्धांत में कहा गया है कि लोग सदैव उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते जिन्हें सबसे अच्छा संभव निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? हर्बर्ट के द्वारा, हर्बर्ट साइमन, वीने साइमन या फिर रिचर्ड थालर के द्वारा? ये कथन सिद्धांत जो है ये हर्बर्ट साइमन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व निर्धारक तत्वों में सम्मिलित है? तो व्यक्तित्व निर्धारक तत्वों में क्या सम्मिलित है? सामाजिक प्रभाव, भाविक प्रभाव या सांस्कृतिक प्रभाव या फिर इनमें से सभी? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है कि व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो हो जाएगा दोस्तों आपका सिगमंड फ्रायड महोदय। ठीक है, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का ऐसा भाग जिसमें वे सभी संवेदनाएं एवं अनुभूतियां होती है जिसका संबंध वर्तमान से है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन या विस्तारित मन? उसको कहा जाता है दोस्तों चेतन मन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रायड ने रोगियों के अचेतन मन की इच्छाओं को चेतन में लाने के लिए किन प्रविधि का प्रयोग किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वतंत्र साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण और खदोनों या फिर व्यवहार प्रतिदर्शन? 38 का क्या होगा दोस्तों? 38 का आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र साहचर्य भी और स्वप्न विश्लेषण भी, यानी कि आपको दोनों यहाँ पर सही है।
है ना, फ्रायड ने रोगियों की अचेतन मन की इच्छाओं को चेतन में लाने के लिए स्वतंत्र साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण दोनों का प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, इसका जवाब दीजिए फटाफट। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मानव मस्तिष्क की तुलना पानी में डूबी हुई बर्फ की चट्टान से की है? किस मनोवैज्ञानिक ने मानव मस्तिष्क की तुलना पानी में डूबी हुई बर्फ की चट्टान से की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड महोदय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 40 नंबर की, निम्न में से कौन समालोचनात्मक चिंतन का मुख्य साधन है? समालोचनात्मक चिंतन का मुख्य साधन कौन सा है? प्रतिमा है, भाषा है, संप्रत्यय है, या फिर इनमें से सभी है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समालोचनात्मक चिंतन का जो मुख्य साधन है वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर की, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार नहीं दर्शाता है? तो दृश्य प्रतिमा, निष्क्रियता, सांकेतिक या सक्रियता। 41 का आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा था दोस्तों तो निष्क्रियता थोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ख नंबर। अगला प्रश्न है 42 की, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मेटा संज्ञान से तात्पर्य संज्ञानात्मक परिघटनाओं के बारे में संज्ञान से होता है? किसके अनुसार? तो जॉन फ्लेवेल के अनुसार, जिम्बार्डो के अनुसार, हर्टजोग के अनुसार या हुल्टस के अनुसार। 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन फ्लेवेल के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेस्ली, बोकोवस्की तथा स्नीडर ने अपने शोधों के आधार पर किस मेटा संज्ञानात्मक मॉडल का निर्माण किया है ना? तो ऑप्शन है कि उत्तम सूचना संसाधन मॉडल, उत्तम तकनीक संसाधन मॉडल, या फिर आपका उत्तम पाठ्यक्रम संसाधन मॉडल, या फिर उत्तम शिक्षा संसाधन मॉडल। क्या होगा दोस्तों आपका 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर हो जाएगा उत्तम सूचना संसाधन मॉडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44 नंबर। 44 नंबर है कि दी रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? दी रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है दोस्तों वो हो जाएंगे जीरोम ब्रूनर महोदय, है ना, जीरोम ब्रूनर। अगला है कि जीरोम ब्रूनर के अनुसार अधिगम की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो जीरोम ब्रूनर के अनुसार अधिगम की सबसे उत्तम विधि जो है वो हो जाएगा दोस्तों आपको संप्रत्यात्मक अधिगम। ठीक है, संप्रत्यात्मक अधिगम सबसे उत्तम विधि है। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों में सम्मिलित नहीं है? तो गेस्टाल्टवाद में कौन कौन सम्मिलित है और कौन कौन नहीं है, मैंने कई बार आप लोग को बताया हूं। 46 का हो जाएगा आपका कोफका है ना, वर्दिमर है और कोहलर है। रॉबर्ट गेने इसमें नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला प्रश्न है 47 नंबर की, क्या रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानकी में सम्मिलित नहीं है? कह रहा है कि रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानकी में सम्मिलित नहीं है। श्रृंखला अधिगम, अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम, रेखीय अधिगम, प्रत्यय अधिगम। 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों रेखीय अधिगम सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है 48 नंबर। प्रश्न है निम्न में से क्या अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक नहीं है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आकांक्षा स्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49 नंबर की, अधिगम के पाठ्यवस्तु संबंधी कारकों में कौन सम्मिलित है? तो अधिगम के पाठ्यवस्तु संबंधी कारक में कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन है पाठ्यवस्तु की प्रकृति,
अनुदेशन प्रक्रिया का विकास, पाठ्य वस्तु के उद्देश्य का प्रतिपादन। आंसर हो जाएगा इनमें से सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर की, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार को परमाणु विलयन तथा आणविक की भांति समझा है? तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक है दोस्तों? आंसर हो जाएगा आंसर नंबर टॉलमैन महोदय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टॉलमैन। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। काफी बढ़िया प्रश्न है। बालक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्या होगा? तो मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि जो भी शिक्षण होना चाहिए दोस्तों वो बालक केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? रटने पर कभी नहीं, रटने पर तो बल देगा ही नहीं, करके सीखने पर बल देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, करके सीखने पर। अगला प्रश्न है 53 नंबर, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन जो है दोस्तों 53 का आंसर हो जाएगा, तार्किक प्रकृति की ओर इंगित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 54 नंबर प्रश्न कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हाँ ना, तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, या फिर सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, या तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। इसी को कहेंगे गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है सामान्यतः गणित सीखना कठिन है, क्यों कठिन है? हाँ ना, आपको भी कठिन लगता है क्या? ऑप्शन दिया गया है इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति कह रहा है कि मूलतः अमूर्त है, इसकी शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, गणित के शिक्षक उपलब्ध नहीं है। 55 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर, इसकी जो प्रकृति है ना मूलतः अमूर्त है, इसके वजह से। अगला है 56 नंबर प्रश्न कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? दोस्तों शाब्दिक है, अप्रक्षेपित है, प्रक्षेपित है, या प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री है? तो सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण होगा वो हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55 नंबर। 55 कह रहा है कि अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन में अधिक बल दिया जाता है। तो अवरोह अभिक्रमिक अनुदेशन में अधिक बल दिया जाता है विषय वस्तु के स्वामित्व पर, व्यवहार परिवर्तन पर, उपचारात्मक शिक्षण पर, उपयुक्त सभी पर। इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण पर। सभी मत मार दीजिएगा, ये ना ये वाला हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है कि साखियन अभिक्रमित अनुदेशन को आंतरिक अनुदेशन क्यों कहते हैं? बताइए 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर हो जाएगा कि बालक द्वारा विकल्प का चयन करना आंतरिक निर्णय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 59 नंबर। कह रहा है कि गृह पृष्ठ के मुख्य कार्य होते हैं। तो गृह पृष्ठ के मुख्य कार्य क्या होते हैं? विषय वस्तु का अध्ययन करना, ठीक है। दिए गए प्रश्न के लिए छात्र अनुक्रिया करना, गलत अनुक्रिया पर उसकी त्रुटियों तथा कमजोरियों का निदान करना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा 59 का। चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 60 नंबर। 60 नंबर कह रहा है कि शासकीय अभिक्रमित अनुदेश में निष्पादक उपचारात्मक निर्देश दिए जाते हैं गृह पृष्ठ पर, त्रुटि पृष्ठ पर, अभ्यास पृष्ठ पर, या प्रस्तावना पृष्ठ पर। 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रुटि पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी नंबर। 61 का आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिए। निरीक्षित अध्ययन विधि में बालक व शिक्षण कार्य करते हैं। निरीक्षित अध्ययन विधि में बालक व शिक्षक कार्य
बालक व शिक्षक कौन से कार्य करते हैं? 61 का आंसर हो जाएगा आपका 61 नंबर, सी नंबर, यानी कि ये दोनों हो जाएगा दोस्तों। बालक अध्ययन का बालक स्व अध्ययन करता है और शिक्षक मार्गदर्शन का, यानी कि दोनों हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 62 नंबर। 62 कह रहा है कि निरीक्षण अध्ययन विधि का उपयोग किन स्थितियों में किया जाता है? निरीक्षण अध्ययन विधि का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो किस में करते हैं? तो कक्षा के समस्त बालकों को ध्यान में रखकर, बिल्कुल ठीक है। ऐसे बालक जो कक्षा के बालकों की अपेक्षा गणित में पिछड़े हुए हो, ठीक है। तो दोनों इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। आंसर हो जाएगा आपका 62 का भी आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दोनों आपका सही है। अगला प्रश्न है 63 नंबर कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 63 का आंसर क्या होगा? बालकों को अंतःक्रिया के अवसर अधिकारिक मिले, बालकों के मस्तिष्क को सामूहिक रूप से विचार विमर्श के लिए प्रदान करने वाले साधनों का प्रयोग, या फिर बालकों की सृजनात्मक क्षमताओं का अधिकाधिक विकास हो। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों, यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर की खुली कक्षा ओपन क्लासरूम हेतु सैद्धांतिक आधार किसके कार्यों से प्राप्त हुआ है? बढ़िया प्रश्न है। ओपन स्कूलिंग ऑप्शन दिया गया है स्किनर, गेस्टॉलर, जीन पियाजे, सिडनी प्रेमी। क्या होगा दोस्तों 64 का? आंसर हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर जीन पियाजे। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर की दल शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। दल शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 नंबर कि कुछ विद्यालयों में व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन हेतु छात्र अधिगम पैकेजों की श्रृंखला के माध्यम से सीखते हैं। इन पैकेजों को क्या कहते हैं? इन पैकेज को क्या कहा जाता है? अधिगम क्रिया पैकेट इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर कि निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु क्या आवश्यक है? तो निदानात्मक प्रशिक्षण के पश्चात कह रहा है मंद बुद्धि विद्यार्थी के लिए जो आवश्यक है वो आवश्यक है दोस्तों अनुदेशन शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, अनुदेशन शिक्षण व्यवस्था आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपको 68 नंबर की परीक्षा में विभेदनशीलता का गुण अंतर करता है। तो परीक्षा में विभेदनशीलता का गुण क्या अंतर करता है? 68 का आंसर हो जाएगा होशियार छात्रों में, औसत छात्रों में, कमजोर छात्रों में। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में आपका आंसर ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर। 69 नंबर कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मुख्य प्रकार होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मुख्य प्रकार क्या होते हैं? प्रत्यास्मरण प्रकार के, पुनः स्मरण प्रकार के, पुनः पहचान प्रकार के, दोनों प्रकार के। 69 का आंसर हो जाएगा जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, दोनों प्रकार के होंगे। और 70 नंबर प्रश्न है कि गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गणित शिक्षण की मुख्य विधि व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर इनमें से सभी? तो 70 का हो जाएगा दोस्तों गणित शिक्षण की मुख्य विधि में ये सभी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर की रेखा गणित का संबंध किससे है? संख्या से, अंक से, प्रतीक चिन्ह से? तो 71 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रसार और विस्तार से हो जाएगा आपका। ठीक है, रेखा गणित का संबंध है। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर प्रश्न की तर्क प्रधान विधि है। बताइए खोज विधि का, आगमन विधि का, व्याख्यान विधि का, विश्लेषण विधि का? तो तर्क प्रधान विधि है 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर विश्लेषण विधि का। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर की विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? 73 का हो जाएगा अवबोधन की प्राप्ति है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर। और अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। 74 है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान करती है, ये परिभाषा किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हरकिन्स महोदय, हर्बर्ट महोदय, या फिर योकस और सिम्पसन, या फिर क्रो एंड क्रो का 74 का आंसर हो जाएगा आपका। ये जो कथन है, ये कथन है आपका योकस और सिम्पसन महोदय का, सी नंबर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है कि व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों का हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। क्या होगा? व्यवहारिक गणित का भाग कौन सा है? तो व्यवहारिक गणित का भाग के अंतर्गत आता है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 75 नंबर। फटाफट हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। इसका आंसर की भी आपको दे दिया गया है यहाँ से। इसको एक दो बार आप टेस्ट के रूप में लगाइएगा, ठीक ना। एक OMR सीट खरीद लीजिएगा और इसका टेस्ट दीजिएगा, तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, है ना, कितना आपका सही हो रहा है, गलत हो रहा है। पीछे जितना हुआ है उसको भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा दोस्तों इस नंबर पे। जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मिल जाएगा, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी जुड़ जाइएगा तो मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल। और देखिए अभी क्लास डेली चलेगा। कल भी आपका कोशिश करेंगे DLED का ही लेने का टेस्ट, है ना। जैसा होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। थैंक यू।